नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है और इस आरक्षण में जहां पिछड़ा वर्ग की साझेदारी बढ़ी है तो कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल गए हैं और इसे लेकर सियासी दलों को झटका भी लगा है, क्योंकि वो पिछले कई महीनों से चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस समेत सभी दल निकाय चुनाव की जंग के लिए तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी जहां ओबीसी वोटरों के सहारे निकाय की लड़ाई जीतने की तैयारी कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी ओबीसी के सहारे ही जीत की राह तलाशने में जुटी है। और ऐसे में सवाल उठता है कि निकाय का रण, जीत का प्रण, आरक्षण की जंग और कितना बदला समीकरण। तो निकाय का जो ये दंगल है, इसमें किसका मंगल होगा, ये देखने वाली बात होगी और किसको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है। इससे कई सीटों के गणित बदल गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की कुल 760 सीटों पर इसका असर पड़ना तय है। इस फैसले के बाद चुनाव की तैयारी में जुटे कई दिग्गज अब रेस से बाहर हो गए हैं। इन बदले समीकरणों के साथ सियासी दलों ने भी अपनी चुनावी गणित बिठानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव अथवा अन्य कोई चुनाव जो भी होता है उसके लिए पहले से ही तैयार रहती है। लोगों को भाजपा पर भरोसा है, न सपा पर भरोसा है, न बसपा पर भरोसा है, न कांग्रेस पे भरोसा है। इसलिए लोग कमल खिलाएंगे और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता अर्जित करेगी। इस बार का निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होता दिख रहा है, क्योंकि इस चुनाव में बीएसपी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। बीएसपी गांव चलो अभियान के तहत बूथ और सेक्टर स्तर पर बैठक कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्टर बूथ कमेटी का गठन करने का ये सेक्टर वाइज बैठकें हो रही है। बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर बैठकें कर रही है और बहुजन समाज पार्टी की बहुत जबरदस्त तैयारी है। निश्चित है कि आने वाला चुनाव जो उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत, नगर पालिका, वार्ड मेयर पार्षद होगा, इसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़े दल। निकाय चुनाव के रण में समाजवादी पार्टी भी खुद को विजेता मानकर चल रही है। वो जानती है कि पिछड़े अगर जान गए कि हम कितनी बड़ी संख्या में हैं, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी सरकार चली जाएगी, वो चुनाव नहीं जीतेंगे। इनकी सोच पिछड़ा दलित विरोधी है, इसलिए जाति जनगणना से भाग रहे हैं। अगर भाजपा में हिम्मत है तो पूरे देश में जाति जनगणना कराएं। 24 में होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब 2 अप्रैल को बीएसपी अध्यक्ष मायावती पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाली हैं। तो वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी लगातार मंथन में जुटे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और उसके अलावा एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। एनके सिंह साहब, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये आरक्षण का परिवर्तन हुआ है उसमें बहुत सारी सीट जो है उनका आरक्षण बदल गया है, जहां पर तैयारी किसी और कैंडिडेट ने कर रखी थी, लेकिन समीकरण पूरी तरीके से बदल गए जैसे आरक्षण बदला। इसको कैसे देखते हैं आप, किस पर फर्क पड़ने वाला है? नहीं, इसमें एक है कि जो वोटर का विजडम है वो बहुत ही काउंट करेगा, क्योंकि वोटर अचानक एक उसके पास सामने नया चेहरा होगा, सब कुछ नया होगा, तो वोटर के विजडम पे डिपेंड करेगा। और आप जानते हैं कि निकाय चुनाव जिन पार्टीज के रूट्स है वो निकाय चुनाव में सही रिफ्लेक्शन होता है। जब जिनके रूट्स है, जिनके रूट्स नहीं है, ऊपर की पार्टी है, उनका तो नहीं होता है, लेकिन रूट्स वाली पार्टी का ये रियल टेस्ट है। लिहाजा अचानक जब कैंडिडेट चेंज होगा, आप जानते हैं इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्स करना, तो अचानक उसने बहुत दिन से वहां रह के सड़क बनवाया, काम किया, या उसकी इमेज खराब थी, जो भी मान लीजिए, अब यहां पे अचानक एक नया फेस आया है, तो प्रमुखता किसकी होगी? कैंडिडेट को वो नहीं जानते हैं, जानते किसको? उस पार्टी को जानते हैं।
और ऐसे में बीएसपी भी चूंकि लड़ रही है, तो ये जो पूरा कंटेस्ट होगा ये बेहद दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि सैफोलॉजी के लिए ये एक नया सबक होगा, क्योंकि बीएसपी अगर मासेज में जाती है, ये बात सही है कि बीच में कुछ दिन गैप रहा है, लेकिन फिर भी अगर मासेज में जाती है, जो उसका सेट वोटर है वो हट जाएगा, वो उसके साथ फिर से आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से क्रूशियल चेंज होगा, जिसमें कि आप बैकवर्ड से नहीं होगा, बैकवर्ड और दलित मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया लेने से पहले एक और छोटी सी मैं चाहूंगा प्रतिक्रिया आपकी इस पर। इस तरीके से अभी जो एक गैप रहा है, जिसमें पहले नोटिफिकेशन जारी होता है, आरक्षण तय होता है और उसके बाद फिर से परिवर्तन हो जाता है, एक लगभग 5 महीने से ज्यादा का जो ये वक्त रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे, बहुत सारे जिसमें जब हम पोस्टर्स देखते हैं उसमें लिखा होता जुझारू कर्मठ प्रत्याशी, तो वो एकदम से बीच में गायब हो गए थे। तो क्या इसका फर्क भी जनता पर पड़ेगा कि जब तक चुनाव आता है तो ये तमाम जुझारू कर्मठ प्रत्याशी नजर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं जैसे ही बीच में परिवर्तन की बात आती है? छोटी सी प्रतिक्रिया। बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका, बड़ा डीप एनालिसिस उसके लिए करनी होगी कि अचानक वो आते हैं और कर्मठ हो जाते हैं, जगह जगह बगल ही मोहल्लों में उनके फोटो लग जाते हैं, लेकिन अचानक अब आप देखेंगे कि उनका चेहरा बदल गया, कोई नया आ रहा है। तो ये विवेक पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो वोटर है वो कितना जानता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडिविजुअल को जानना बहुत जरूरी है निकाय चुनाव में, तो सबसे बड़ी बात है कि क्या वो इस इंडिविजुअल कैंडिडेट को जानता है। नहीं जानता तो फिर वो बैंक करेगा, भरोसा करेगा किस पार्टी से वो आया है। तो ये मेरे ख्याल से इस समय पार्टी का रोल, उसकी इमेज ओवरऑल जो होती है वो काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगी। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी से आनंद जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आनंद जी, सवाल आपसे यही है कि अब चूंकि एक लंबा वक्त गुजरा, दोबारा आरक्षण आया और उसके बाद समीकरण बदले, बहुत जगह पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या इसका विरोध तो नहीं झेलना पड़ सकता है आपको कुछ जगहों पर, क्योंकि सत्ता में भी आप हैं और समाजवादी पार्टी तो विरोध कर ही रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का काम है विरोध करना, और वो विपक्ष में है तो वो विरोध ही करेंगे। वो तो हर सही चीज का भी विरोध करते हैं, तो जो भी बातें होंगी वो विरोध करेंगे, एक विषय। दूसरी चीज ये कि पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि आरक्षण तय समय सीमा में जो कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद अधिसूचना जारी की गई है और सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए ये अधिसूचना, ये जो लिस्ट है वो जारी की गई। आपने देखा कि 17 नगर निगम में 9 जो है वो आरक्षित किए गए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन इस चुनाव के लिए तैयार है। हमारे कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हमारे जिन भी कार्यकर्ताओं को पार्टी टिकट तय करेगी वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। जो हमारे कामकाज का लेखा जोखा है उसको हम जनता के सामने रखेंगे। और नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये जो चुनाव लेट हुआ है इसमें आपका रोल है, आपकी वजह से आपने जानबूझकर चुनाव लेट करवाया, ये उनका आरोप है। इस पर मैं चाहूंगा प्रतिक्रिया दें आप, फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के आरोप पूरी तरह से निराधार। जब चुनाव की बात आई, हाईकोर्ट ने कहा कि आप बिना आरक्षण चुनाव कराइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत स्पष्ट किया कि हम बिना आरक्षण चुनाव नहीं कराएंगे, और तुरंत तय समय सीमा में, मतलब समय सीमा से पहले ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट आते ही सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसके तुरंत बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन अब चूंकि जो समाजवादी पार्टी जो हमेशा जाति और जमात की राजनीति करती रही है, जो जब सत्ता में आए 2012 की पहली कैबिनेट बनी तो इन्होंने एक ही जाति के 7 कैबिनेट मंत्री बना दिए। इनके समय में 93 महानगर और जिले के जो अध्यक्ष थे उनमें 75% एक जाति के लोग थे। नियुक्ति करने वाली संस्थाएं जो 4 प्रमुख थी, चारों में एक जाति के लोग थे। तो जो सिर्फ एक जाति, एक परिवार और सिर्फ जमात की बात कर रहा हो, वो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी की हकीकत को समझ चुकी है और 2014 से लेकर अब तक लगातार चुनाव हारते हारते समाजवादी पार्टी हताशा के उस दौर में पहुंच चुकी है जहां उसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए।
ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अभिषेक समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपने सारे जो आरोप लगाए गए हैं, जो प्रश्न आपकी तरफ से ही था, समाजवादी पार्टी ने तमाम आरोप लगाए हैं, उस पर मैंने बीजेपी प्रवक्ता से जवाब लिया है। अब उनका कहना है कि जो तमाम, चाहे कोर्ट की बात हो या फिर जिसको आरक्षण कराने, बिना आरक्षण के चुनाव कराने के लिए जब कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कहा है कि जब तक आरक्षण तय नहीं हो जाएगा तब तक चुनाव नहीं कराएंगे, तो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता ये जताई है। अब आपका क्या कहना है इस पर? शुभम भाई, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, 6 साल से सरकार चल रही थी, 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन किसने निकाला? ए.के. शर्मा कौन है, ये मैं जानना चाहता हूँ। आनंद दुबे शायद भूल गए हैं कि ये उन्हीं के नगर विकास मंत्री हैं। इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी, उस पर चुनाव कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी उतर गई। जब उसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और सारी चीजें कर दी। अपनी ही सरकार के खिलाफ कौन सुप्रीम कोर्ट जाता है? मुझे बता दे, किसने इनको कानून बनाने से रोका था, किसने इनको आयोग बनाने से रोका था? पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 6 साल से सरकार चल रही थी। कहते हैं खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात, ओबीसी का आरक्षण छीनने की बात आनंद दुबे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। कहते हैं इन लोग के बात ये समझ में आएगी नहीं, किस तरह इन्होंने अधिकारों का हनन किया, किस तरह जनता के थाली से रोटी चुराने का काम इन्होंने किया। तो ये महंगाई को जो 2013 में डायन होती थी, आज बुआ बन के बैठी है। जब 61 रुपए डॉलर होता था रुपए के मुकाबले, तो वो कहते हैं आईसीयू में था, आज 81-82 रुपए हो गया। वो आईसीयू में नहीं है साहब। जब 112 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल था, तो इन्होंने दाम बढ़ा दिया। आज 66 रुपए, तो ये दाम कम नहीं कर पा रहे। आनंद दुबे जी के कहते ना सोच में मुझे आश्चर्य होता। मेरे बड़े भाई, ये तो आरोप की बात हो गई है। अब लेकिन अब निकाय चुनाव पर मैं बात कर लेता हूँ। निकाय चुनाव, मैं निकाय चुनाव पे ही आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। मुझे एक चीज बता दीजिए कि प्रशासक नियुक्त है कि नहीं नगर निकायों में? आज तक ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश के इतिहास में? क्यों नहीं सरकार ये समय से चुनाव करी? अभी ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि जनता के काम हो नहीं रहे, जनता परेशान है। मैं खुद अपना काम, मैं पर्सनल काम बता रहा हूँ, नगर पंचायत में अपना काम नहीं करा पा रहा हूँ। अगर वहां पे चेयरमैन होता तो काम करता, चाहे वो भाजपा का होता, चाहे सपा का होता, चाहे बसपा का, किसी का भी होता। तो एक जो भी काम होता, वैलिड काम होता, वो बेचारा काम करता। जो भी चेयरमैन, वो जनप्रतिनिधि, वो सबकी सुनता है। तो जो जनता के चुने द्वारा आदमी, वो सबकी सुनता है। लेकिन इन्होंने प्रशासक, तो प्रशासक नियुक्त कराने की क्या वजह रही? आपका ये आरोप है, मैं कई बार इस पर वृहद रूप से चर्चा हो चुकी, लेकिन मैं चाहूंगा कि क्या वजह रही है कि प्रशासक? मैं बता रहा हूँ, मुझे आप एक चीज बता दी, मैं बहुत सीधी सी बात। तो इन्होंने 6 दिसंबर को जो अधिसूचना इनके नागर विकास मंत्री ने जारी करी और उसको पलट दिया, कोर्ट ने पलट दिया, आयोग ने पलट दिया। क्या नैतिकता की जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, ठीक है, मैं बिल्कुल, मैं ये देखिए, आरोप तो ठीक है, लेकिन प्रशासकों के नियुक्त करवाने की, चूंकि जाहिर सी बात है जब चुनाव आगे जाएगा तो प्रशासक नियुक्त करने होंगे, लेकिन इससे क्या हित सिद्ध होने वाला है उनका? ये जनता के अधिकारों का हनन है, ये जनता के। ये भी आरोप हो गया। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, डॉक्टर अभिषेक जवाब नहीं दे रहे। जवाब दे रहा हूँ जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जब मैं सवाल पूछता आप दूसरा आरोप लगाते। आप मुझे ये बताइए ना कि अगर चुनाव लेट करवाया, प्रशासक नियुक्त करवाए गए, तो क्या वजह, क्यों करवाना चाहते थे? ये मैं बता रहा हूँ, एडेड एडवांटेज लेने के लिए, क्योंकि इनकी तैयारी अच्छा, ये जानते थे कि अगर ठीक है। अब मैं इस पर एक गैर राजनीतिक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभिषेक भाई वापस आता हूँ आपके पास। एनके सिंह साहब, जो ये आरोप लगाया गया है, इसमें कितना दम है और कैसे इसका मूल्यांकन आप करते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल ये जो आरोप है ये गलत नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट में जो अफसर थे, क्या वो आंख से अंधे हो गए थे? अगर उन्होंने देखा होता तो सुप्रीम कोर्ट ने चीख चीख के कहा है और पूरे देश के लिए कहा है कि आप इसके बिना, अगर ये कमीशन नहीं है, बिना कमीशन के अपॉइंटमेंट के आप ये नहीं कर सकते। इसमें बहुत, और दूसरा 73-74 आर्टिकल 73-74 अगर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है कि 5 साल से ज्यादा समय किसी भी शैल वर्ड यूज किया है। तो सरकार ने गलती कहा कि क्या आपको इतनी समझ नहीं थी आपके अफसरों को कि आप बिना कमीशन से असेसमेंट लिए हुए और ये कर दें? नोटिफिकेशन जो 5 दिसंबर को इश्यू हुआ है, 6 को नहीं हुआ है, 5 को हुआ है, क्या वो नोटिफिकेशन वैलिड था? तो आपने क्यों किया? तो ये, लेकिन ये गलती मुझे लगता है, इंटेंशन इसमें गलत नहीं था, बल्कि अफसरों की एक
अजीब सी लापरवाही थी। अब यहाँ पे आता है कि तारीफ उस कमीशन की है कि उसने इतने कम समय में हर जिले में जाके और इतना कॉम्प्लिकेटेड काम वो लेना, जातियों का असेसमेंट लेना, उनके नंबर देखना और उसके हिसाब से ये तय करना, ये अपने आप में अद्भुत काम किया है उन्होंने। और बल्कि क्रिटिसाइज भी किया है इस गवर्नमेंट को। उस कमीशन की रिपोर्ट पे आप देखिए तो क्रिटिसाइज भी किया गया है कि पिछला तरीका इनका गलत था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके किया, वरना सुप्रीम कोर्ट रोक सकता था कि भाई 2 महीने में आपने कैसे कर दिया, लेकिन बड़ी मेहनत से कमीशन ने किया है। अब इसका एडवांटेज जो पॉलिटिकल होगा, समाजवादी पार्टी उसको भुना नहीं पाई, वो जो गलती हुई थी उसको भुना नहीं पाई, ये हकीकत है। और ये अक्सर ये मिस कर जाती है अपॉर्चुनिटीज। इस समय बैकवर्ड ये सोचेगा कि भाई बीजेपी ने तमाम जद्दोजहद करके कम से कम हमें रिजर्वेशन तो दिया है और हमारी महिलाएं भी लड़ रही हैं, हमारे लिए कोटा भी है और हमारे मेयर्स भी होने जा रहे हैं। नहीं इनके सिंह साहब, लेकिन कुछ बहुत सारी सीट ऐसी भी हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जहां पर पिछले जो रिजर्वेशन आया था, पिछला जो आरक्षण आया था उसमें वो ओबीसी सीट थी, लेकिन इस बार परिवर्तन हुआ इसमें, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी झेलने को मिल सकता है। ये तो दोनों तरफ की बात होगी। नहीं हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि जहां पे वो डिप्राइव हुए हैं वो कहेंगे, लेकिन न्यूमेरिकली, क्योंकि ये जो बड़ा साइंटिफिक तरीके से कमीशन ने किया था, तो न्यूमेरिकली अगर आप देखेंगे तो जहां पे रिजर्वेशन दिया है वो न्यूमेरिकली ज्यादा लोग हैं इसलिए दिया है। तो ये एक एडवांटेज मिलेगा जो गवर्नमेंट ने किया है। और मुझे लगता है हमेशा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सरकार जो सत्ता में होती है उसको कुछ एडवांटेज मिलता है, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। तो मुझे देखना है कि आगे कितना मैं आगे बढ़ूं। एक मैं निजी तौर पर एक प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा, लेकिन इनका तरीका गलत। ठीक है, एक निजी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से जो आरक्षण तय करने का पूरा प्रोसेस रहता है वो संख्या बल के हिसाब से नहीं बल्कि चक्रानुक्रम के हिसाब से अगर हो तो क्या वो ज्यादा अच्छा है लोकतंत्र के लिए, ताकि सबकी भागीदारी रह सके? हाँ नहीं बिल्कुल सही आपने कहा है और यही होता है। आप देखें तो चक्रानुक्रम से होता है, क्योंकि एक जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई किसी एक की जागीर न बन जाए और वो बहुत अच्छा प्रोसेस है। लेकिन ये जो पहला कमीशन ने किया तो इसकी मजबूरी थी कि ये पहला जो असेसमेंट करे उसमें ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ले, कॉम्परेटिव न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, ये वर्ड यूज किया है, इसको देखना जरूरी था और ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी था। लिहाजा इन्होंने ये किया है और मुझे लगता है कि इसका एक सही इफेक्ट सरकार भुना लेगी। आप जानते हैं बीजेपी हमेशा तैयारी में रहती है इलेक्शन मोड में, तो उसको ये एक एडवांटेज मिल सकता है। अभी भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अगर पूरी शिद्दत से जाए और लड़े तो बैकवर्ड कंसोलिडेशन एक बार कर सकती है, लेकिन क्या उसके पास इस लड़ने के लिए कैडर नेटवर्क है? मुझे कभी कभी इसी पे शक होता है कि सही समय पे सही मुद्दों को रेस करना कि वो लैग करते हैं। मैं आनंद जी से इसका जवाब लूं, लेकिन उससे पहले चूंकि ये अभी बिल्कुल ताजा सवाल है, अभिषेक जी जवाब दे दीजिए इनके सिंह साहब के सवाल का कि क्या कैडर इस बात को समझ पाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ पाएगा? शुभम भाई, मैं सिंह साहब को बता देना चाहता हूँ कि 90% जो बातें थी मैं उससे सहमत हूँ और मैं उनसे ये इस बात से सहमत हूँ कि समाजवादी पार्टी का अगर कैडर नहीं होता तो अभी विगत 22 के चुनाव में हम 2022 का जो चुनाव जीता 34% हम मत नहीं पाते। हमारा कैडर बहुत स्ट्रांग है। अगर सिर्फ 3% का वोट स्विंग होता तो आज हम सत्ता में होते, 77 सीटें भाईजान के कम मार्जिन से हारे। तो ये सबको पता है कि समाजवादी पार्टी का कैडर क्या है और समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है। खास करके जो ग्रामीण अंचल है और उसमें शहरों में हम जरूर अपनी कमजोरी मानते हैं और उस शहरों में भी इस बार हमने अपने संगठन को मजबूत किया, दुरुस्त किया। हम वहां पे भी बहुत मजबूती से लड़ेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां दिखाएंगे कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। हम बहुत मजबूती से कहते हैं ना, हम जनता के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। जो महंगाई क्या कहते हैं डाइन होती थी 2013 में, आज 2023 ये बहुत बढ़िया लाइन पकड़ी है आपने, मैं इस पे जवाब ले लूंगा। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता आनंद जी मैं आपके पास आऊंगा, ये इस लाइन का भी जवाब दीजिएगा आप, महंगाई डायन वाली। और दूसरा दूसरा एक सवाल और सुन लीजिए आप, जो ये समीकरण बदल रहे हैं, जो आरक्षण बदलने से इसका क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं देखिए, समीकरण बदले हैं तो सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बनाएंगी और उसके हिसाब से चुनाव में उतरेंगे।
ये पार्टियों का अपना आंतरिक मामला। आप अपनी पार्टी का बता दीजिए सिर्फ। नहीं, हमारी पार्टी में हमने पहले बताया हमारे अनुशासित कार्यकर्ता है और पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा सभी कार्यकर्ता उसके हिसाब से काम करेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है। ये समस्या तो उन पार्टियों में होती है जहां पर कोई लोकतंत्र न हो, जहां एक परिवार मिलकर पार्टी चलाए, वहां समस्या होती है। जहां लोकतांत्रिक परंपरा का पालन किया जाता है वहां दिक्कत नहीं होती है। एक सवाल इन्होंने उठाया, कहा आरक्षण वाली बात है, आरक्षण छीनने वाली। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आरक्षण छीनने वाली पार्टी कौन। 2012 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनकर आए तो उन्होंने आते ही 2 लाख दलित भाइयों का आरक्षण छीनने का काम किया, जिनको प्रमोशन में रिजर्वेशन देकर मायावती जी ने प्रमोट किया था, उनको डिमोट करने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर कितनी गलत टिप्पणी आजम खान साहब ने की थी, ये भी सबने देखा। और जहां तक ठीक है, चूंकि समय की बहुत कमी है और इसलिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। आपने अपनी बात रखी। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो निकाय के इस चुनाव को लेकर रण की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जुझारू, कर्मठ और संघर्षशील प्रत्याशी आपके आसपास नजर आने वाले हैं, लेकिन उनमें से तय आपको करना है, चुनना आपको है कि कौन जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र के लिए लायक है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।